अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं। पहले ही जो है ना हम लोग इसके अंदर डीएमबस प्रिंसिपल को समझने से पहले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट जो होंगी वो क्या होती हैं? कंस्ट्रेंट किसी भी चीज़ को रोकने की, डायनेमिकली रोकने के लिए, अगर एक मोशन ऑफ अ बॉडी है वो एक सर्कुलर पार्ट में जो घूम रही है तो उसका कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होगी कि इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकती। वो इसकी जो है ना पाथ ये, या तो फिर उसके लिए एक बैलून है, बैलून में हवा भरी हुई है, उसके अंदर जो है ना एक कंस्ट्रेंट है कि इस ये गैस पार्टिकल बैलून के बाहर नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्ट करता है या तो फिर उसको करता है द सिस्टम सब्जेक्ट टू कोई भी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन टू इट्स लिमिट। सही है भाई। इसकी कौन कौन सी होती है हम लोग को पता है। पहली जो होती है वो होलोनॉमिक होती है। दूसरी जो होती है हमारे पास नॉन होलोनॉमिक होती है। तीसरी जो होती है हमारे पास सेलोनॉमिक होती है। और चौथी जो है हमारे पास रिकनॉमिक होती है। ये कौन सी होती है? होलोनॉमिक जो होती है एक ऐसी कंस्ट्रेंट है जिसको हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, ये किसी भी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के ऊपर डिफाइन करी जाती है। मतलब कि एक पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक गया या फिर एक राउंड लगाया है वो पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो डिपेंड करेगी वो होलोनॉमिक है। नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या होती है? इक्वेशन जो होती है ना वो के बताती है कि पार्टिकल जो है ना इसके अंदर नहीं है, बॉडी के ऊपर कर रहा है। ये नॉन होलोनॉमिक हो गई और ये होलोनॉमिक हो गई। उसके बाद क्या है? सेलेक्ट्रोमैटिक कंस्ट्रेंट इक्वेशन का हम लोग को पता है कि भाई होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट ऐसी कंस्ट्रेंट है इसके अंदर जो है पार्टिकल एक पेंडुलम के ज़रिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सही है भाई। तो ये हमारी जो है ना स्टेनोमेट्रिक रिकनोमेटिक कंस्ट्रेंट क्या होती है? ये एक ऐसी कंस्ट्रेंट है जिसके अंदर हमारी जो लेंथ है ना उसकी जो वो है क्या नाम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है, या टाइम ज़ीरो पे लेंथ तो हमारी वो होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ये लेंथ जो है ना बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो इस वजह से रेट ऑफ चेंज जो वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन होगी पहले तो ये होती थी एल, क्योंकि ये इसकी अगर मैं बात करूँ इसका अगर मैं जो आसान से लेते हैं पेंडुलम बना लेते हैं। पेंडुलम लिया, सही है भाई। पेंडुलम का मैंने बीच में से वेक्टर लिया, उसके बाद इसको अगर मैं ऐसे सीधा खींच दूँ तो ये एक्स, ये वाई और ये क्या हो जाता है एल। तो इसकी परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकलता है एल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है भाई। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इसकी लेंथ वेरी कर रही है। लेंथ वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना कुछ फंक्शन के साथ। तो पहले कौन सी लेंथ होगी? एल नॉट, जो कि हमारे पास मेन लेंथ है, माइनस कोई ना कोई फंक्शन जिसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी रेट से वेरी करती है, तो हम लोग रेट माइनस उसका टाइम। तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा? एल इक्वल टू दिस। बस ये लगाना है एल एल की जगह पे, तो ये हो जाएगा एल नॉट माइनस एटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूसरे वाली इक्वेशन बन गई। इस तरीके से हमारा कंस्ट्रेंट होती है। अब कंस्ट्रेंट की वजह से जो है ना हमारे पास उसकी कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, वो आप पढ़ लिएगा, वो लिखी हुई हैं डेफिनेशन से। बाकी टेंसर एप्लीकेशन भी कंस्ट्रेंट में आती है थोड़ी थोड़ी। हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं डीएमबस प्रिंसिपल से पहले। हम लोग इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ क्या हो गया? हाँ इसको मैं उठा के नीचे ले जाता हूँ। हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इससे पहले। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? भाई हम लोग बोलते हैं किसी भी बॉडी जो होती है ना वो बिल्कुल ही ना हिलती नहीं है, लेकिन होता कुछ इस तरीके से है कि जो बॉडी है वो मतलब छोटे छोटे से जो है ना, जब वो स्टेशनरी में भी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी होती है, वो छोटे छोटे हिस्सों में या छोटी छोटी इंस्टेंटेनियसली डिप्लेस्ड होती है बॉडी। जैसे कि बॉडी पड़ी हुई है, दूर से देखने वाले को तो लग रहा है कि ये बॉडी हिलनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो छोटे छोटे इन्फाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस जो है ना ये आगे पीछे हो रही है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और जो अगर ये एक टाइम पे देखने हम लोग इंस्टेंटेनियसली देखते हैं अगर टाइम के हिसाब से, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। इस वजह से हम लोग ये कंसिडर करते हैं। क्या होता है इसका? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन, जिसको हम लोग डेल्टा एस टी आई कहते हैं, या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में
एच डिस्प्लेसमेंट आर से जाहिर करते हैं, ज़ीरो होता है हमेशा। तो जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा किसी भी टाइम पे, तो उसका प्रिंसिपल जो कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्चुअल वर्क, सही है। वर्चुअल वर्क क्या कहेगा, वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, सही है, सॉरी आर होता है। अगर मैं इसको छोटे छोटे इनफाइनेटली वर्चुअल पार्टिकल में तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एस डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स के ऊपर, तो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं क्योंकि फोर्स है, सही है, फोर्स ऑफ इंटरनल, ठीक है, इस पे लग जाएगा, वो हो जाएगा आर आई, सही है भाई। अब क्या होगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे एन पार्टिकल्स के लिए होगी, तो क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई सम ऑफ आर आई, ये हमारे पास एन पार्टिकल्स के लिए हो गई। लेकिन हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब सबके सब पार्टिकल एक साथ मिले हुए होते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है इसके अंदर, जो टोटल नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से, या तो फिर हमारे पास जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी ज़ीरो होती है। तो हम लोग को पता है ये पूरा का पूरा ज़ीरो होगा क्योंकि हमारे को ये चीज़ ज़ीरो है। अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ कंस्ट्रेन वाली फोर्स के अंदर, तो ये जो पार्टिकल है इसके अंदर जो गैस बनी हुई है, समझ लो ये चेम्बर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इस पर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, एक इसकी खुद की फोर्स होगी जो कि बाहर वाले कोई पार्टिकल लगा रहा हो जिसको हम लोग एफ आई ऑफ ई कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहलाती है। और एक इसकी खुद की कंस्ट्रेन होगी जो उसके बराबर वाला पार्टिकल जो है ना इसके ऊपर लगा रहा हो कि ये हिल नहीं पाए, तो वो हम लोग छोटे वाले एफ से ले लेते हैं, एफ आई, सही है भाई, ये कहलाती है एक्स फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो ये एफ जो आई लिखा हुआ है वो टोटल क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा किसी पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स, एक्सटर्नल पार्टिकल की फोर्स, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि हमारे पास ये हो जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन, उसके बाद एफ ऑफ आई ऑफ ई प्लस एफ आई और फिर आर आई, सही है भाई, ये भी जीरो के इक्वल होगी, जीरो ही है ना। अच्छा भाई, अब कंस्ट्रेन होती है तो वो अंडर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन जो होता है हमेशा ज़ीरो होता है, हम लोग को पहले से बता चुके हैं। तो फिर अच्छा भाई, एक चीज़ और नोट करने की बात ये है कि कंस्ट्रेन जो होती हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में वर्क नहीं करती हैं। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू है, जब भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है सब कुछ। तो मैंने क्या किया, इस वाली को जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया, एफ ऑफ आई ऑफ ई आर आई प्लस सम ऑफ आई इक्वल टू 1 एफ ऑफ छोटा वाला स्पेस आई और उसके बाद प्लस का। अब मेरे को पता है जब फ्लेक्शनल लेस सरफेस या फिर स्लाइडिंग सेक्टर जो चीज़ें होंगी इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना ज़ीरो के इक्वल होगा, तो ये वाला तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम लोग फ्रैक्शन का ज़ीरो कर देते हैं। तो फिर जो आंसर बचेगा वो बस कुछ इस तरीके से होगा कि एफ ऑफ आई एक्सटर्नल फोर्सेस के हिसाब से जो कंस्ट्रेंट लग रही है वही हो सकती है एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनली जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, फिर भी ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमारे पास ये आ जाएगी, इक्वेशन बन गई ये भी। लेकिन इक्वल किसकी होगी, हमेशा ज़ीरो की इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास हम लोग को पता है कि ज़ीरो की इक्वल होती है। कंस्ट्रेंट जब भी लगता है तो कंस्ट्रेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसमें ज़ीरो होता है। बाकी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के, वो बाद में करेंगे। अभी हम लोग डी अम्बर्ट्स प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। डी अम्बर्ट प्रिंसिपल होता क्या है। अब डी एम्बर्ट प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि डी एम्बर्ट प्रिंसिपल जो होता है ना, अगर हम लोग बात करें तो वर्चुअल वर्क की बात करेंगे। वर्चुअल वर्क के अंदर जो पीछे हमने पढ़ चुके हैं वो किसको डील कर रहा है, वो स्टैटिक चार्जेस को, वो विदाउट मूविंग चार्जेस की बात कर रहे थे हम लोग जब वो एक जगह रुके हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब चार्जेस मूव करने लग गए। जब मूव करने लग गए तो हम लोग को कुछ ना कुछ एक ऐसा फिनोमेना या कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रिंसिपल बताना पड़ गया जिसकी वजह से निकालना पड़ गया, जिससे हम लोग उसको डिफाइन कर सकें। तो ये काम डी एम्बर्ट ने किया। डी एम्बर्ट का नाम जब इसका डी एम्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है। ये बना कैसे, अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग को पता है कि फोर्स ऑफ आई, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, सही है भाई, सही है। अगर मैं आई लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आई इक्वल टू डी पी ऑफ आई डिवाइड बाई डी टी, वाली बात है, सही है। अब हम लोग को जब पता है कि इस तरीके से ये होता है, और जो एफ ऑफ दूसरा वाला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर लिक्विड में अपोजिट फोर्स है, वो एफ ऑफ आई इक्वल टू
माइनस का डी पी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0। क्यों क्यों किया ये ऐसे? क्योंकि हम लोग जो है ना अगर उसको उधर ले हैं तो माइनस का डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 कहते हैं इस तरीके से, जैसे कि एफ ऑफ आई माइनस का डी पी आई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0। सही है भाई, ये आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से किया हुआ है। तो अगर मैं इसको कर लूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें पता है कि एफ ऑफ आई जो है एफ ऑफ आई रहता है, और इसको मैंने लिख दिया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या निकल गई? ये मिल गया, हमें मिल गई न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन आई। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ वर्क से अभी मैंने इक्वेशन ड्राइव करवाई थी, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, जो क्या होती है, इसको मैं सम को क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्यू आई, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं क्यू आई लिखूँगा, अभी सम लिखा होगा क्यू आई। ये वाला क्यू आई लिखते हैं हम लोग, आर आई ले लेते हैं क्योंकि क्यू आई आगे भी आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, सम एस एम आई लिख देता हूँ, सही है, सॉरी एस यू एम आई, मतलब ये टोटल सम है एन तक। सही है, बड़े वाले एन तक जितने ये पार्टिकल है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा एफ ऑफ आई ई, या फिर एफ ऑफ आई सादा सा, उसके बाद आर आई इक्वल टू 0। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ आई जो है वो वाला इक्वेशन, तो मैंने ले लिया सम ऑफ कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, जिसके अंदर सम ऑफ आई और एफ ऑफ आई माइनस पी का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद डॉट आर आई इक्वल टू समथिंग 0। लेकिन हमें पता है कि एफ ऑफ आई किसके बराबर होता है। एफ ऑफ आई जो है कंस्ट्रेंट के अंदर दो चीज़ों के बराबर होता है। एफ ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस का फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, जो कि एफ आई फ्रिक्शन वाली फोर्स है। सही है भाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ आई की जगह पे सम ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास एफ आई की जगह पे अगर मैं लगा दूँ तो एफ ऑफ, अच्छा भाई एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, ये माइनस का एफ ऑफ आई ई माइनस का एफ ऑफ आई, उसके बाद ये जो है ना माइनस का पी आई है, और फिर ये, अच्छा एक चीज़ मैंने इसके अंदर बता दूं कि जब हम लोग वर्चुअल वर्क की बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट जो होती है हमेशा वर्चुअल वर्क में गायब हो जाती है। पीछे बता चुका हूँ कि जो एफ ऑफ आई होता है वो 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, सम ऑफ एफ ऑफ आई ऑफ ई माइनस पी ऑफ आई, इसका डेरिवेटिव लगाना मत भूलना, आर आई इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी डी एम्बर्ट प्रिंसिपल की आसान लफ्ज़ों में डेरिवेशन बन गई, क्योंकि हमारे पास जो है ना कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे। आई गेस ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये कहलाती है डी एम्बर्ट इक्वेशन। डी एम्बर्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हमने निकाल ली। अब हम लोग इसके आगे डी एम्बर्ट प्रिंसिपल के बाद लेग्रांज इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और तो वो दूसरे वाले उसमें करते हैं, ये बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना। सही है, डी